हेलो 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जीआईसी मास्टर चैनल्स की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूं जो टॉपिक मैं बेसिक से हाई लेवल तक बताने वाली हूं। उसको अंदर से एक्सपेंड करके मतलब हर एक टॉपिक को छोटे से बड़े सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर कराए जाएंगे। ये टॉपिक आप सभी के लिए है, 8th क्लास वालों के लिए, 9th क्लास वालों के लिए एंड 11th क्लास वाले इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। इस टॉपिक का नाम है फोर्स और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है किसी फोर्स का मतलब और फोर्स कैसे लगाया जाता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट किया जाता है एंड साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें पोजीशन कैसी कैसी होती है, क्या पोजीशन कब होती है और क्या पोजीशन कब नहीं होती है, किस प्रकार के फोर्स, कितने टाइप्स के फोर्स आपको मिलते हैं, देखने को कितने टाइप्स के मिल जाते हैं और साथ ही साथ हम न्यूटन्स के सभी लॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें का बेस्ट टॉपिक है जो आपको बहुत जल्दी नहीं समझ में आता है। अधिकतर बच्चों का ये मानना होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही कम समझ में आता है। तो चलिए आज हम उस टॉपिक को इतना ज़्यादा सरल भाषाओं में आपको बताने वाले हैं या आपके साथ मिलकर उसको करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं एंड अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे टॉपिक में आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और हाँ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी बिना कंप्लीट वीडियो देखे हुए आप नहीं जाएंगे, वीडियो को बंद नहीं करेंगे, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को कि कैसे किसी टॉपिक को बहुत ही आसानी से हम रटा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, फिर से एक बात कि ये फोर्स जो टॉपिक है 9th 10th 8th सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली 10th क्लास में फोर्स वाला चैप्टर हट गया, लेकिन 11th वालों के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। चलिए देखते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टॉपिक को किसने दिया था। समझ रहे हैं, फोर्स नामक जो टॉपिक आया है उस टॉपिक को किसने बताया है या किसने कहा था। तो हम जानते हैं कि फोर्स को जो टॉपिक बताया गया है पहले से ही सभी को पता था कि एक बार न्यूटन जो जी थे वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो अचानक से वो पेड़ किसका था? अचानक से पेड़ नहीं, बल्कि वो पेड़ किस चीज का था? सेब का था। तो अचानक से उसमें एक सेब जो फल होता है उसका एक फल उनके सर के ऊपर गिर जाता है और तभी से उस पॉइंट को, उस चीज को देखने के बाद न्यूटन ने इस बात को समझा कि क्या होता है फोर्स। ठीक है, वहीं से उन्होंने इस टॉपिक का नाम दिया फोर्स और वहीं से आगे कुछ रूल्स, कुछ थियरम्स बताए गए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है। तो इसकी खोज न्यूटन जी का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन और उनके साथ एक वैज्ञानिक और थे जिसको हम बहुत ही कम नाम लेते हैं, क्योंकि आज के दुनिया में जिसका सक्सेस ज़्यादा होता है लोग उसी को पूछते हैं, जो उससे कम छोटे लेवल पर होता है उसको कोई नहीं पूछता है। तो हम लोग न्यूटन जी को तो बहुत याद करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जिन्होंने वर्क किया था जिसका नाम है गैलिलियो गैलीली, उनको हम कभी भी याद नहीं करते। बहुत ही कम रेयर केस में आप सभी इसको याद रख पाते हैं कि फोर्स का टॉपिक में इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी कि फोर्स कैसे जनरेट होता है या फिर फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था, फोर्स को बताया हुआ था। एक थे सर आइजैक न्यूटन और दूसरा थे गैलिलियो गैलीली। और इनका जन्म हुआ था गैलीलियो जो थे उनका जन्म हुआ था 1564 ईस्वी में, जबकि ये इनका देहावसान 1642 ईस्वी में हो गया था। वहीं न्यूटन जी का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था और 1727 ईस्वी में इनका भी देहावसान हो गया। ये गैलीलियो जी जो थे वो हमारे साथ 78 ईयर्स तक रहे। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं जो वो बता के गए हैं, हम लोगों के साथ हैं। और साथ ही साथ न्यूटन जी भी
84 ईयर्स रहे और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिसके तहत हम विज्ञान की हर शाखाओं को बड़ी ही सटीक ढंग से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की देन है हमारी विज्ञान, जो फिजिक्स है उन्हीं की देन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फोर्स क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो होता है फोर्स क्या है। किसी भी प्रकार से हम फोर्स को कैसे बताएंगे, तो फोर्स क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट इज फोर्स। तो क्या होता है कि जैसे मान लो एक आदमी है, वो अगर किसी को पुश करता है या फिर पुल करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी आदमी को, किसी भी चीज को, अगर किसी भी पिंड को, बात विज्ञान की हो रही है तो हम पिंड कहते हैं, किसी भी पिंड को यदि आप खींचते हैं या फिर उस पर धक्का देते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि वो फोर्स है। न्यूटन जी के अकॉर्डिंग बताया गया कि पुश करना या फिर पुल करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही क्या होता है, एक प्रकार का एक्सर्ट फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर पुश और पुल के केस से हमें ये समझ में आता है या तो हम किसी चीज को ऐसे करके ऐसे खींचे अपनी तरफ, जैसे कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो अब क्या करते हैं, रस्सी को अंदर डालते हैं बाल्टी के साथ, फिर उसको ऊपर निकालते हैं। तो वहां पर जो आप कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे करने का मतलब ये है कि आप पानी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और खींचने का मतलब क्या होता है कि आप उसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, आप उसको अचानक से ऐसे धक्का मार देते हैं, इसका मतलब है कि आपने उसको पुश कर दिया, जिसकी वजह से वो गिर जाएगा या फिर अपनी डायरेक्शन में चेंज कर देगा। तो उन्होंने कहा कि यही होता है फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल कर देना ही क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी के बाद इनका ये फर्स्ट थिंग था। फर्स्ट थिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि पुश करना या पुल करना क्या होता है, फोर्स होता है। एंड सेकेंड थिंग इन्होंने कहा कि जो फोर्स होता है वो एक प्रकार का एक्सटर्नल केस होता है। फोर्स कैसा केस है, एक प्रकार का एक्सटर्नल केस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, पोजीशन पर हमला करता है। ये किस पर हमला करता है, पोजीशन पर हमला करता है। कहता है कि फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल केस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग लाने का भरपूर प्रयास करता है। अगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली क्या कर देता है, चेंज कर देता है पोजीशन को, लेकिन कभी कभी होता है वो बनाए रखता है और लगातार उस पोजीशन को चेंज करने में जुटा होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंप्लीटली चेंज कर देता है। ठीक है, तो इन्होंने पहले डेफिनेशन बताई, पुश करना या पुल कर लेना ही फोर्स है। दूसरे प्रकार से इन्होंने समझाया कि यदि ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल केस होता है ये प्रकार का, जब हम उसको पुश या पुल करते हैं या फिर कुछ ना करो, पुश या पुल कुछ ना करो। फोर्स का ऑटोमेटिक मतलब जनरेटिंग क्या है, तो उसे कहोगे यह एक प्रकार का एक्सटर्नल केस होता है। इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब होता है अंदर की तरफ, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर से। तो ये एक प्रकार का जो फोर्स होता है वो इंटरनल केस नहीं होता, वो क्या होता है, एक्सटर्नल केस होता है। तो इन्होंने कहा कि फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल केस होता है जो सीधे और सीधे पोजीशन पर हमला करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग आ जाती है तो भी फोर्स है, अगर उसमें परिवर्तन धीरे धीरे करके हो रहा है तो भी वो एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो इन्होंने ये दोनों डेफिनेशन दी फोर्स के रिस्पेक्ट में। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल केस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेंज करता है, चेंज करने का ट्राई करता रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसके बाद कहा गया कि इट इज डिनोटेड बाय, इसका जो डिनोशन है, इसको किससे डिनोट किया गया भैया, नाम देखिए इसका क्या है, फोर्स है। नाम क्या है,
फोर्स है। अगर नाम फोर्स है तो इसका मतलब है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से। तो ये किससे डिनोट, फोर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। अब आता है बात कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन इन्होंने बताया कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसके एक्सेलरेशन के साथ प्रोडक्ट किया जाए तो वहां पर फोर्स जनरेट होता है। बात समझ में आई कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना है वो मास के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है कि फोर्स कितना लग रहा है, या उसके वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि फोर्स कितना है। इसका सेंस ये होता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, मास एंड एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो किसी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को भी फोर्स कहा जाता है। ये तीनों डेफिनेशन सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दी गई थी। थर्ड वाला जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है। तो फोर्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ फोर्स देखने के पहले हम देख लेते हैं कि जो फोर्स होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं फोर्स को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एफ से। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एफ इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। किसका मास होगा, बॉडी का मास होगा। कहने का सेंस ये है कि जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका मास एंड देन उसी का एक्सेलरेशन, वेयर ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ m जो है वो मास है एंड a क्या है, एक्सेलरेशन है। अब बात आती है कि अगर फोर्स का फॉर्मूला ये होता है तो क्या इसके फोर्स के फॉर्मूले को और भी बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है या केवल यही एक फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं, फोर्स का और भी फॉर्मूला होता है। अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है तो आप कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए। मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। किसी भी टाइम में जो वेलोसिटी डिफरेंस आता है, एक यूनिक टाइम में जो वेलोसिटी डिफरेंस होता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। बाय एग्जाम्पल, अगर आप अपने सर पर 2 किलो का बोझा ले जाते हैं, एक आदमी है या फिर आप हैं, आप अपने सर पर 2 किलो का बोझा लिए हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुँच रहे हैं। इसके बाद यहीं पर आप ही के साथ एक आदमी है जो 70 किलो का वेट अपने सर पे रखा हुआ है और वो भी 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जिसके पास कम मास है, मतलब ये भार जिसके पास बहुत ही कम है, वो 100% यकीनन है कि वो दौड़ता हुआ भी 2 किलोमीटर जा सकता है। होता नहीं है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा दे दो तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं अपनी एक फिक्स स्थान पर। वैसे ही अगर ये आदमी बहुत तेज दौड़ना चाहेगा, क्या ये दौड़ पाएगा? हाँ, अगर दौड़ना बहुत अंदर से इच्छा हो रही है तो कुछ देर दौड़ पाएगा, उसके बाद ये फिर से अपने एक रियल स्टेट में आ जाएगा और फिर धीरे धीरे चलेगा, बहुत ही देर में यहाँ पर पहुँचेगा। इसका सेंस ये है कि इसमें वेलोसिटी डिफरेंस हो रहा है। एक बार मन करता है इसका तेज जाता है, फिर एक बार मन करता है धीमे जाता है, फिर तेज जाता है, फिर धीमे जाता है। इसका मतलब है कि उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। एक बार ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर बहुत कम, अंत में बहुत ज़्यादा। ये होता है वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगाना ही पड़ता है और उसी टाइम के रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, जनरेट हो गया। क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, जैसे मैम ये बताइए कि एक्सेलरेशन अचानक से कहाँ से आ जाता है।
तो एक्सेलरेशन जो है आपका वो अचानक से नहीं आता, जो त्वरण है वो अचानक से नहीं आता, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में या कितनी बार अपनी वेलोसिटी में चेंज किए हैं, तो वो चीज़ें आपकी एक्सेलरेशन होती हैं। जैसे आप 5 मिनट में पहुंच गए 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद 10 मिनट में आप आधे किलोमीटर पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जब तेज चले तो आप 1 या 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गए, या फिर 5 किलोमीटर जो चले हैं आप वो 1 ही 2 मिनट में पहुंच गए। 6 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लगातार आप उस वेलोसिटी से नहीं चल रहे हैं जिस वेलोसिटी से आपको चलना चाहिए था। जो आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वही आपकी लास्ट वेलोसिटी हो, ऐसा आपका कंफर्म नहीं था, इसलिए आपने क्या किया, टाइम को ज़्यादा लगाया। अगर आप टाइम ज़्यादा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी जो थी वो बहुत ही कम थी, इसीलिए आपने क्या किया था, ज़्यादा टाइम लिया। कम वेलोसिटी होगी तो ऑटोमेटिक है टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब 100 है कि वेलोसिटी बहुत ही तेज होगी। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम में कितना हो रहा है, कितना चेंजिंग आ रहा है उसमें। तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर है F इज इक्वल टू एम ए, एम जो है वो मास को डिफाइन करता है, ए जो है वो क्या करता है, वेलोसिटी डिफरेंस बताता है इन रिस्पेक्ट टाइम। तो यहाँ पर ए की जगह हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने उसको लिख दिया, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, यम इंटू डेल्टा वी, यम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक फॉर्मूला फोर्स का ये भी होता है। अगर आप जो है किसी एक रट्टे फॉर्मूले पर नहीं रहना चाहते तो आप इससे 2-3 फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अब इससे भी आप छोटा कर सकते हैं। अब इससे भी छोटा क्या हो सकता है, एक फॉर्मूला और डिजाइन कर लेते हैं। वो क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो इसका अदर फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा, या टी कह दो या डेल्टा टी कह दो, टाइम चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, यम इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और होल अपॉन क्या है, टाइम है। देखो v जो है वो क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो मैंने वो रख दिया। अब इसका जो नया फॉर्मूला जनरेट हुआ वो हुआ यम इंटू डी अपॉन टी का स्क्वायर। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला फोर्स का। फोर्स का कौन सा फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंस है कि फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए जो है वो उसका मेन फॉर्मूला है, और किसी भी मेन फॉर्मूले से हम 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स का यूनिट होता है फर्स्ट F इज इक्वल टू एम ए से जो पहला होता है, यूनिट को कैसे निकालते हैं। अगर बाई चांस अचानक से हमने एग्जाम में मिस कर दिया, अचानक से माइंड से स्लिप कर गया इसका कि यूनिट क्या होता है, तब हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, फोर्स को जिन्होंने जनरेट किया था सर आइजैक न्यूटन, उन्हीं के नाम पर ही इसकी एसआई यूनिट क्या पड़ गई, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसके बाद जो इसकी दूसरी यूनिट होती है वो ये होती है कि मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसकी जो दूसरी यूनिट बनती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाती है। आपको पता है कि किसी भी यूनिट को लिखने के लिए 3 या 4 पद्धतियां लागू की जाती हैं। सिस्टम कितना है, 3 या 4। पहला सिस्टम क्या है, फर्स्ट सिस्टम क्या कहता है, यम के एस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सी जी एस होना चाहिए।
तीसरा क्या होना चाहिए, FPS होना चाहिए, और चौथा जो आपको बताने जा रहे हैं वो SI यूनिट है। इन्हीं चारों का यूज हम क्या करते हैं, लगभग केसेस में करते हैं। आपको एक बात ध्यान रहे कि अगर आप किसी भी फॉर्मूले में, जैसे यहाँ मीटर लिखी है तो इसके साथ ग्राम नहीं लिख सकते हैं, या फिर वहाँ पर किलोग्राम लिखे हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आइए हम देखते हैं। जो सिस्टम होता है यूनिट्स को लिखने का सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट को लिखने का जो सिस्टम बनाया गया है उसको हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि मीटर के मतलब किलोग्राम एंड यस का मतलब क्या है, सेकेंड है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर क्या होता है, सेकेंड होता है। एफ का मतलब फुट, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। तो ये क्या है, फुट, पाउंड, सेकेंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मीटर है, देखो मीटर के साथ किलोग्राम लगा है, सेंटीमीटर के साथ ग्राम लगा हुआ है, और फुट के साथ पाउंड लगा हुआ है। तो आप अगर फुट ले रहे हैं तो उसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि हम अब किलोग्राम लेंगे, या फिर किलोग्राम लिए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपने ऐसा लिख दिया, बाय यूनिट करके ऐसे लिख दिया, तो वो आपका गलत माना जाएगा। इस बात पर बेहद ध्यान रखिएगा कि कभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं, तो वहाँ पर आप ये गलती मत दोहराइएगा। अगर आप ग्राम लिखना ही चाहते हैं तो इसकी जो दूसरी यूनिट आप बनाएंगे वो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट। ये इंटरनेशनल यूनिट है, इसका मतलब है कि जिस साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को बताया है या इस टॉपिक को छेड़ा हुआ है, उन्हीं के नाम पर एसआई यूनिट बना दी जाती है। जैसे बाय एग्जाम्पल आप चार्ज देख लीजिए, तो चार्ज की जो यूनिट बताई गई है वो कूलाम बताई गई है। चार्ज की यूनिट कूलाम क्यों है, क्योंकि चार्ज को जो डिस्कवर किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, कूलाम था, इसलिए चार्ज की यूनिट क्या बताई गई, कूलाम। ओम ही देख लीजिए, रेजिस्टेंस की यूनिट बताई जाती है ओम, बिकॉज उसको किसने डिस्कवर किया था, ओम नामक साइंटिस्ट ने। और यहाँ पर अभी हम फोर्स के लिए ही देख रहे हैं, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही इसको फाइनली डिस्कवर किया था। अभी मैंने आपको बताया कि गैलीलियो गैलीली है, उन्होंने भी इसमें भरपूर मदद की थी, लेकिन क्या हुआ कि उनका जो रिजल्ट था वो कम्प्लीटली सुटेबल नहीं था, जिसकी वजह से सर आइजैक न्यूटन ने उसे कंप्लीट किया, एंड देन उन्हीं के नाम से ही ये टॉपिक क्या हुआ, जाना जाने लगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट यही है। और इसके बाद आपका जो होता है यूनिट, इसका एक तो हो गया न्यूटन, दूसरा हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो थर्ड है वो हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्थ क्या होता है इसका, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। फोर्स का जो एक्स्ट्रा यूनिट होता है उसका नाम है डाइन, बिकॉज 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है, सॉरी 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 न्यूटन। कितना होता है, एक डाइन जो होता है वो 10 की घात 5 न्यूटन के इक्वल होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अब आ जाता है न्यूमेरिकल बेसिस पर, कि न्यूमेरिकल बेसिस पे अगर दिया जाए तो कहीं कहीं आपको किलोग्राम भार या फिर किलोग्राम वेट करके भी लिखा होता है, तो वो भी आप ये मत समझिएगा कि अगर किलोग्राम वेट करके लिखा हुआ है तो वो फोर्स का यूनिट ना होकर मास का यूनिट है। दैट्स अ पॉइंट रॉन्ग, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो फोर्स का यूनिट है। फोर्स की अदर यूनिट किलोग्राम वेट भी होती है, ठीक है। तो ये सभी यूनिट्स हैं जो किसकी होती हैं, फोर्स की यूनिट होती हैं,
ठीक है, अब आते हैं, हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इफेक्ट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुल करना, आप समझते ही है ना। पुश करना का मतलब अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ ले आना, और पुल का मतलब है कि उसे दूसरी तरफ धकेल देना। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ले लो, खींच दो एकदम से, कंप्लीटली उसको क्या कर दो, खींच दो और फिर छोड़ दो, तो वो क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। इसका मतलब फिर से वो अपने पोजीशन पर क्या होती है, आ जाती है। तो वो जब आप खींचते हो ऐसे करके, स्प्रिंग को क्या करते हो, ऐसे फैलाते हो, तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। एंड छोड़ देते हैं तो अचानक से क्या होता है, वो आपके हाथों पर पुश कर देता है। समझ में आ रहा है? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, आइए जानते हैं इफेक्ट क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसे कोई भी आदमी है, अचानक बहुत धीरे से चल रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अचानक से आप आते हैं, पीछे से उसको धक्का दे देते हैं, तो वो या तो गिर जाएगा, अगर वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बीमार है और कंप्लीट जो है, जो भी है उसके पास कंप्लीटली हेल्पफुल नहीं है, वो हेल्पलेस हो चुका है, तो आप जैसे उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, वो फट से आगे की तरफ गिर जाएगा या फिर पीछे की तरफ अगल बगल कहीं गिर जाएगा, 100% है। लेकिन अगर उसके पास थोड़ी भी पावर है तो वो गिरेगा नहीं, बस थोड़ा सा क्या होगा, बेंड हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, अगर वो नहीं जान रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को जो कि मोशन में है, एक बॉडी है जो मोशन में है, अगर हम उस पर फोर्स को अप्लाई कर दें, अगर कोई बॉडी मोशन में है, फोर्स को अप्लाई कर दें, तो 100% है वो रेस्ट में आ जाएगी। हो सकता है कि उसका मोशन और बढ़ जाए अचानक से, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अगर हम उसमें थोड़ा सा फोर्स और लगा देते हैं तो हो सकता है उसका मोशन और तेजी हो जाए, या हो सकता है कि जो मोशन में है वो अचानक से किस में आ जाए, रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन में है तो रेस्ट पे आ सकती है, या रेस्ट में है तो वो किस में आ सकती है, मोशन में आ सकती है। थर्ड ये है कि उसका मोशन बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, मोशन की पोजीशन और तेज हो सकती है, फास्ट हो सकती है, या फिर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो कहीं पर गिर भी सकता है, फॉलिंग पोजीशन भी आ सकती है। एंड थर्ड है कि अगर वो आदमी बहुत तेजी से चल रहा है, आप उस पर अचानक से धक्का देते हैं या फिर खींच लेते हैं, जैसे बाय एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि दो गाड़ियां एक दूसरे से क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। जब दोनों बहुत ही इस हाई स्पीड में होती हैं तो वो एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने के बाद उस पर बैठा जो सवार आदमी है वो या तो नीचे गिर जाता है या तो क्या होता है, बहुत दूर चला जाता है। इससे ये बात पता चलती है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है वो मोशन में है, तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड बदल जाती है। अगर हम उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड में चेंजिंग आ सकती है, या फिर उसकी पोजीशन में चेंजिंग आ सकती है। हो सकता है कि स्पीड बदल जाए और मोशन और पोजीशन बदल जाए, और साथ ही साथ हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन में भी चेंजिंग आ जाए। 100% है, अगर आदमी सीधा चल रहा है तो वो थोड़ा बेंड होगा तो उसका मुंह दूसरी साइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो या तो उसमें स्पीड में चेंजिंग होती है, पोजीशन में भी चेंजिंग हो सकती है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार से आप कई फोर्स के इफेक्ट को जनरेट करके लिख सकते हो या खुद ही फील करके लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। बेसिक टू हाई लेवल दोनों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर से मिस होने के बाद नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोर्स को पढ़ लिया, फोर्स के इफेक्ट को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स का होता है, तो आपको बता दिया जाए अगर कि फोर्स कितने टाइप का होता है तो आप कहेंगे दो। कितने टाइप का बताएंगे? दो टाइप का फोर्स होता है। एक तो होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स।
जो कि आपके 9th की बुक में है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर आप वही 8th क्लास में जाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड अदर फोर्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज हम सभी फोर्सों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फोर्स एग्जर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग क्या है हमारा कि जो पहला फोर्स है उसका हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या पढ़ेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखो यहाँ पर 3 या 4 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 3 या 4 आदमी हैं एक ग्रुप में, दूसरी तरफ भी 4 आदमी हैं एक ग्रुप में, ठीक है। अगर इनके बीच में एक स्ट्रिंग को बांध दिया जाए, दोनों तीनों को, चारों को क्या किया जाए? स्ट्रिंग को पकड़ा दिया जाए, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग लिया है, दोनों टीम को हमने वो स्ट्रिंग को क्या कर दिया है? इक्वली पकड़ा दिया है। अब क्या करेंगे हम? अब हमने क्या कर दिया? इस खेल को स्टार्ट कर दिया, जिसमें आप क्या देखते हैं कि किसी एक स्ट्रिंग को दोनों तरफ से खींचातानी किया जाता है। मतलब रस्सी है, रस्सी को पकड़ के एक तरफ से इधर वाले टीम इधर को खींचते हैं और उधर वाले टीम उधर वाला खींचते हैं। आप खेल चुके होंगे, रस्साकसी का खेल भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब ये आदमी जो है, इन चारों ने क्या किया है? उस रस्से को पकड़ा हुआ है, तो ये अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये चारों आदमी उसी रस्से को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लगातार ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। एक भी टीम ना जीत रही है और ना ही हार रही है। इधर वाले भी नहीं गिर रहे हैं, इधर वाले भी नहीं गिर रहे हैं, इधर वाले भी नहीं हार रहे हैं तो उधर वाले भी नहीं हार रहे हैं। ये दोनों लगातार अपनी तरफ रस्से को क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से खींच रहे हैं। इन दोनों को छोड़ना नहीं है, दो के दोनों नहीं छोड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आप क्या कहते हैं? भैया जीत और हार नहीं हो रहा, लगातार एक जैसा मोशन बरकरार है, एक कुछ भी अलग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि अभी पोजीशन कैसी है? बैलेंस पोजीशन पे है। कुछ देर बाद हो सकता है डिसाइड हो। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, जहां पर ना ही जीत हो रही है ना हार हो रहा है, तो उस प्रकार के फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वहां पर हम कहते हैं कि अभी वो फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस फोर्स का मतलब है कि यदि किसी भी पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का, यदि किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो कंप्लीट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है, यदि वो जीरो हो जाता है, तो वहां पर हम कहते हैं कि वो फोर्स कैसा है? कंप्लीटली बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस फोर्स का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स वो जीरो हो जाए, तो वहां पर हम कहते हैं कि वो फोर्स बैलेंस्ड फोर्स में आएगा। बैलेंस्ड फोर्स ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया इसमें बैलेंस इसलिए है कि ना तो इधर वाली टीम जीत रही है ना इधर वाली। अभी तक ये लगातार खेल चल रहा है और लगातार अगर खेल चल रहा है तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कोई कौन सी टीम ग्रुप ए जीता है कि ग्रुप बी जीता है, ग्रुप सी डी जी। कहने का मतलब जो आप नाम लेंगे, चाहे इसको सी चाहे इसको डी, कुछ भी नाम लीजिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि फला टीम जीत चुकी है। जैसे अभी श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ, तो जो जीता आपने कहा ना कि इस टीम ने अभी अभी जीत को स्कोर किया, तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि इस टीम जीती हुई है। टीम ए टीम बी, दो टीम है जिसमें से ए टीम जीत चुकी है। तो आप अभी तक कुछ नहीं कह पा रहे हैं और कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इसका मतलब अभी तक दोनों तरफ संतुलन बरकरार है, बराबर है और कोई भी अंत बिंदु पर पहुंचने के काबिल नहीं है। इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। अब इसमें रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। रिजल्टेंट मतलब समस्त बलों का योग, वो क्या है? जीरो है। लेकिन अभी अब कुछ देर हुआ, कुछ देर तक खींचातानी चली, एक दूसरे से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अब बारी है
खेल के लास्ट स्टेज की, जहां पर एक दूसरे को बताया जाएगा कि कौन सा टीम जीतने वाली है, कौन सा हारने वाली है। मान लो इधर के लोग जो हैं वो कंप्लीटली प्लस हो गए। प्लस का मतलब समझते हैं, ये पूरा एकदम थक चुके हैं, खींचते खींचते रस्सी को थक गए हैं और अचानक से ये लोग बहुत तेजी से खींचते हैं। टीम ए वाले थक गए हैं, टीम बी वाले अभी भी एक्साइटेड मोमेंट में हैं और जैसे ही ये लोग थोड़ा सा रस्सी को लेस करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को नर्वस करके देते हैं, एक्साइटेड मोशन खत्म हो जाता है, तो वैसे तुरंत ही पोजीशन बी वाले, ग्रुप बी वाले जो हैं वो बहुत तेजी से रस्से को खींच लेते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि इनको एक स्कोर मिल गया। कहने का सेंस ये है कि हमारा टीम बी जीत चुका है और जब जीत चुका है तो इसका मतलब है कि हार जीत का फैसला हो गया, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्टेंट फोर्स अब 0 नहीं है, तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो तब उस फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले समस्त बलों का योग 0 ना हो तब हम उसे कहते हैं कि वहां पर असंतुलित बल होता है। जब आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि असंतुलन होता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से पानी बरस गया है, तो आप कब रास्ते में गिरते हैं? देखो एक बात बताते हैं, सीक्रेट वाली बात है कि जैसे अगर हम मान लो अचानक से रास्ते में जा रहे हैं, बारिश बहुत तेजी से हो रही है, तो अगर क्या करते हैं, अचानक से आप वहां पर गिर जाते हैं, रास्ते में बहुत तेजी से गिर जाते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान से देखते हैं सबसे पहले गिरने के बाद कि आस पड़ोस में कोई देख तो नहीं रहा है। और बाई चांस अगर कोई लड़की गिरती है ना, तो वो क्या होता है कि जैसे ही गिरती है सडनली, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, सबसे पहले लास्ट में क्या करती हूँ, आर पार इधर उधर देख लेती हूँ। अगर कोई दिख रहा है, बाई चांस कोई दिख गया कि ये लड़की गिरी हुई है, तो लोग उठाने आ जाते हैं कि भैया गिर गई करके उठा देते हैं। तो शर्म के मारे नहीं उठने का मन करता है, कुछ देर हम लोग उसी पोजीशन पर बरकरार रहते हैं और लोग आके हमें उठाते हैं। लेकिन अगर हम देखते रहते हैं कि हमें आस पड़ोस में कोई नहीं देख रहा, हमारे मतलब चारों तरफ कोई नहीं है, तब हम क्या करते हैं, कितनी भी हम वहां से तुरंत उठते हैं और वहां से फट से भाग लेते हैं। अगर कोई बाई चांस चुपके से देख रहा होगा तो उसे भी यकीन नहीं होगा कि इस लड़की को चोट लगी है या फिर नहीं लगी हुई है। तो ये मेन टारगेट होता है। तो मेरा कहने का सेंस है, हम गिरते कब हैं? जब हम जानते हैं कि कहीं पर हमारा भार जो है अलग हो रहा है, कहीं पर अलग हो रहा है, मतलब हम अपने आप को कंप्लीटली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हम अपने भार को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर अचानक से हम चलते समय डैमेज हो जाते हैं, मतलब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हम गिर जाते हैं। तो वही इसीलिए यहाँ भी कह रहा है कि अनबैलेंस फोर्स वही होगा जब कोई एक टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम क्या हो जाएगी, हार जाएगी। मतलब एक तरफ जीत और दूसरी तरफ हार आ जाता है, तो समझ जाना वहाँ पर फोर्स जो है वो अनबैलेंस फोर्स में काउंट हो चुका है, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स अब 0 नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? देखो यहां पर लिखा गया है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का होना बहुत ही जरूरतमंद वाली बात होती है कि अगर जिसके पास चार्ज नहीं है वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो चार्जेस की वजह से जनरेट होता है। किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से जनरेट होता है। उस फोर्स को आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो चार्ज की वजह से क्या होता है, जनरेट होता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा चार्जेस की वजह से ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और चार्ज कितने होते हैं? 2, प्लस और माइनस, धन और ऋण। ठीक है। इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बचपन में आप लोगों ने चुंबक को लोहे से ना चिपकाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? जब हम बचपन में होते हैं या फिर अभी भी जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी क्या करते हैं कि अगर हमें चुंबक मिल जाता है
तो हम सबसे पहले चुंबक को चुंबक से चिपकाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा करते हैं चुंबक को ले जाकर लोहे से चिपकाने लगते हैं, या फिर लोहे की छीलन से चिपकाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट और आयरन के बीच क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स जनरेट होता है। किसके किसके बीच, मैग्नेट और आयरन के बीच एक फोर्स जनरेट होता है चार्जेस की वजह से, जिसकी वजह से या तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं या फिर दूर हट जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुकी हूँ, एक में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है। ये अट्रैक्शन कब होता है, जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। लेकिन यही चार्ज अगर सेम हो जाए, एक जैसे हो जाए, सेम फोर्स जनरेट मतलब सेम चार्ज हो जाए, तब क्या होता है, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर प्लस प्लस चार्ज से या माइनस माइनस चार्ज से प्लस वाला पोल प्लस पोल से, माइनस वाला पोल माइनस पोल से मिल जाता है, तो वहाँ पर जो चार्ज जनरेट होता है उसका नाम क्या है, रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ आपका पता चल जाता है कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है। और वो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच ही आता है। तो मैग्नेट की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, और चार्जेस की बेस पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके बाद मस्कुलर फोर्स आता है आपका। मस्कुलर फोर्स का मतलब ये होता है मसल्स पावर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको मस्कुलर पावर कहते हैं या मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी फोर्सेस के बारे में समझ चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या है, कि मसल्स की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इसी के साथ आप फ्रिक्शन फोर्स देख लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये होता है कि कोई दो सरफेस है, कोई ऐसा सरफेस है जो एक दूसरे से क्या है, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने के बाद अगर सरफेस टू सरफेस एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए दो सरफेस होना जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आपका जो पहला एग्जाम्पल है इसका कि हम चल पाते हैं, हम किसी भी पृथ्वी पर चल पाते हैं तो वो किस फोर्स की वजह पर चलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल पाते हैं। मान लो आपके घर में टाइल्स लगी है, बहुत सारी क्या है, बहुत अच्छी वाली टाइल्स लगी हुई है, और आप उस पर एक स्लीपर पहनकर, ऐसा स्लीपर जो सोते का आता है, ऐसा स्लीपी स्लीपर्स पहनकर आप उस टाइल्स पर, भीगे हुए टाइल्स पर चलते हैं तो आप फटाक से वहां पर गिर जाते हैं। हो सकता है आपके दांत भी बाहर आ जाएं। तो इन सेंस यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप गिर जाते हैं, क्योंकि आपके जो पैरों का फ्रिक्शन है, फुट का जो फ्रिक्शन है वहाँ पर कंप्लीटली लगता नहीं है, क्योंकि जो सरफेस है वो बोथ आर क्या हो जाते हैं, प्लेन सरफेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है। लेस होने की वजह से ही आप वहाँ पर धड़ाम से गिर जाते हैं। या फिर आप देखते हैं दूसरा सेंस क्या है फ्रिक्शन फोर्स का, अभी बहुत गड्ढा वाला स्थान है, वहाँ पर आप जल्दी गिर जाते हैं, वहाँ पर आप अनबैलेंस होने की वजह से गिरते हैं। वहाँ फ्रिक्शन फोर्स की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपका बैलेंस सुटेबल नहीं है, इसकी वजह से आप गिर जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मैम हम टाइल्स पे गिर जाते हैं तो हम ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी गिर जाते हैं, और बहुत लोग हैं जो मेरी तरह हैं, वो कहीं भी गिर जाते हैं, ना ऊबड़ चाहिए, ना खाबड़ चाहिए, ना प्लेन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो बस आदमी हो, उसको चलने में तकलीफ होती है तो वो अचानक से गिर जाता है। तो गिरने से सेंस नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स है या नहीं। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ये है कि अगर दो सरफेस हैं और उनके अंदर रफनेस बहुत ज़्यादा है तो उनमें इसका मतलब है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पर रफनेस का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऐसे स्थान को देखते हैं जो हमें दिखने में तो बहुत समतल लगता है, लेकिन अगर उसी को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो वो बहुत ज़्यादा रफ होता है।
तो रफ होने की वजह से वहाँ एक फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह जो फोर्स आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए दो सरफेस होना चाहिए एंड रफनेस होना बहुत ही जरूरी होता है। बिना रफनेस के कभी भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अगर रफनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, और कम है तो इसका मतलब वहाँ फ्रिक्शन बहुत ही कम है। जैसे काई पर अगर आप चलते हैं तो अचानक से आप गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आप गिर जाते हैं। सब कुछ छोड़ो, अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के जो पैर होते हैं, जैसे ऐसे आप पैर को ऐसे ज़मीन पर रखते हैं, तो ज़मीन पर रखने के बाद देखिए आपका पैर यहाँ नीचे से थोड़ा सा उठा रहता है, लेकिन कुछ लोगों का पैर एकदम प्लेन होता है, ऐसे जाके चिपक जाता है, ऐसे रखते हैं और ऐसे रख जाता है। ऐसे लोगों को आप देखते हैं कि आर्मी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका कभी भी वो अनबैलेंस हो सकते हैं, उनका जो फ्रिक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, और उनका जो फुट है वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, प्लेन हो चुका है, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी भी स्थान पर ढुलक कर गिर सकते हैं, और वह ऐसे कंडीशन में वो ठीक से दौड़ भी नहीं सकते हैं। कुछ टाइम के बाद उनका जो दौड़ने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट होने के बाद ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप होने के बाद जो फोर्स जनरेट होता है उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये होते हैं फोर्स के टाइप्स, इतने सारे टाइप्स के फोर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। तो हमारे दो पोजीशन होती है, एक रेस्ट पोजीशन और दूसरा मोशन में होता है। रेस्ट पोजीशन क्या होता है या मोशन क्या होता है? रेस्ट पोजीशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रही है, अगर एक बॉडी है जो कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रही है, किसी एक स्थान पर रखी है, तो वो सालों भर वही पड़ी है। अगर वो चल रही है तो चलती ही रह रही। मतलब रेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है एक किसी पोजीशन पर फिक्स हो गई है और वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है वो डिस्प्लेस ना हो, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट डिस्प्लेस ना हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन पर है। मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तक डिस्प्लेस हो, और इन टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बिना टाइम के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि वो अपने पोजीशन में लगातार चेंजिंग कर रहा है, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। मोशन का मतलब केवल चलना ही नहीं होता, मोशन का मतलब है एक्टिविटी शो करना। एज लाइक अगर आप कहते हैं क्या पढ़ना एक प्रकार का मोशन है, तो बिल्कुल नहीं है। लिखना मोशन है? नहीं है। लिखना पढ़ना मोशन नहीं है। मोशन का मतलब है डिस्प्लेस भी हो, वन प्लेस टू अदर प्लेस भी जाओ, समझ रहे हो? वन प्लेस टू अदर प्लेस जाओ और अपनी एक्टिविटी देन शो करो, तब वो आपका कहा जाता है कि आप मोशन में। नहीं तो कहा जाता है कि आप मोशन में नहीं, आप रेस्ट पोजीशन पे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इनर्शिया या लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का मतलब होता है कि अभी आपने पढ़ा दो प्रकार की पोजीशन होती है, एक रेस्ट पोजीशन एंड दूसरा मोशन होता है। तो इसमें कहा जाता है कि कोई एक बॉडी ले लो, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर दिया जाता, तब तक वो अपनी पोजीशन में चेंजिंग नहीं करती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। बाद में न्यूटन जी ने इसी बात को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा, और लॉ ऑफ इनर्शिया को ही इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा था, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, और यदि मोशन में है तो मोशन में रहती है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। और फोर्स कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो समझ जाना कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया या व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों एक ही है। कभी यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं होगी कि लॉ ऑफ इनर्शिया अलग है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अलग है, दोनों एक ही होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया।